बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर लेक्चर में खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लूप्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली लूप हमारे पास चैप्टर नंबर 12 का हिस्सा है और इन लूप में हम सबसे पहले फॉर लूप के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लूप के बारे में देख लेते हैं कि बेसिकली लूप क्या होता है। बेसिकली हम हमारे पास बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जब हम किसी एक स्टेटमेंट को या किसी एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली उसको एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर मौजूद होना चाहिए जिसकी मदद से हम उस स्टेटमेंट को फिक्स नंबर ऑफ टाइम तक रिपीट करवा सकें या एक सर्टेन सिचुएशन तक हम उसको चला सकें ताकि हमारी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपना नेम लिखना चाहते हैं तो अगर हम 10 टाइम्स अपना नेम लिखना चाहते हैं तो 10 टाइम्स नेम लिखने की बजाय हमारे पास एक ऐसा आइटरेशन हो जिसकी मदद से हमारी यही एक स्टेटमेंट को ही हम 10 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम फॉर लूप के बारे में देख लेते हैं कि फॉर लूप बेसिकली हमारे पास एग्जीक्यूट करता है वन और मोर स्टेटमेंट्स फॉर अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम। यानी इसमें हमने नंबर ऑफ आइट्रेशंस जो होती हैं वो हमने स्पेसिफाई करनी होती है। इसमें यूज़र को जो लूप है आपका वो कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा उसके बारे में पहले से ही इल्म होता है। यानी हम फॉर लूप को हमेशा उस जगह पर इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास नंबर ऑफ आइट्रेशंस नोन हो। इसलिए हम इसको काउंटर कंट्रोल लूप भी कहते हैं। यानी इससे मुराद ये है कि हम किसी भी काउंटर को हम अपने कंट्रोल कर सकते हैं और ये बहुत फ्लेक्सिबल लूप होता है। यानी हम ज़्यादातर लूप को इस्तेमाल किया जाता है, प्रोग्रामर्स जो हैं वो ज़्यादातर इस ही लूप को इस्तेमाल करते हैं। अब हम इसकी सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहले जो फॉर है इसको हम स्मॉल कैप्स में लिखते हैं, जैसे कि ये सी का सिंटैक्स भी है और ये हमारे पास कीवर्ड भी कहलाता है। इसके बाद ब्रैकेट लगाई जाती है, दोनों तरफ ब्रैकेट्स हैं और ब्रैकेट्स में ये बेसिकली इसके 3 हिस्से हैं। सबसे पहले हिस्से को हम इनिशियलाइजेशन कहते हैं और बेसिकली यहाँ से हमने जहाँ से लूप स्टार्ट करना होता है, जो कि इनिशियल वैल्यू हमारे पास होती है, हम उस इनिशियल वैल्यू को हम सबसे पहले इसे यहाँ पर मेंशन करते हैं। इसके बाद सेमीकोलन लगाया जाता है। सेमीकोलन ज़रूरी है क्योंकि ये बेसिकली सेपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी इनिशियलाइजेशन और कंडीशन के दरमियान को सेपरेशन के लिए सेमीकोलन लगाया जाता है। तो इनिशियलाइजेशन के फ़ौरन बाद फिर हम कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन जो है वो बेस कर रही होती है कि हमारे पास एंडिंग वैल्यू क्या है, उसके हिसाब से हम कंडीशन लिख लेते हैं। कंडीशन के बाद दोबारा से यहाँ पर सेमीकोलन लगाया जाता है और सेमीकोलन के बाद जो इसका तीसरा हिस्सा है वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे मुश्तमिल होता है। यानी अगर हमारा जो लूप है वो बढ़ रहा हो तो उसे हम इंक्रीमेंट कहेंगे और अगर हमारा जो सीरीज़ है वो कम हो रही होगी तो उसे हम डिक्रीमेंट करेंगे। इसके बाद ब्रेसेस लगाई गई हैं। अगर फॉर के बाद हमारे पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हो तो फिर हम हमेशा ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। ब्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है और अगर फॉर के बाद एक ही स्टेटमेंट हो तो फिर ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये हमारे पास जो ब्रेसेस हैं ये बेसिकली बॉडी कहलाएगी इस फॉर लूप की। कंडीशन दुरुस्त होने की सूरत में ब्रेसेस के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सब की सब एग्जीक्यूट होंगी और कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में ब्रेसेस में जो कंडीशन हमारे पास लिखी गई हैं वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स हमारे पास एग्जीक्यूट नहीं होती। और अगर हमारे पास फॉर के बाद एक ही स्टेटमेंट लिखी हो तो फिर हमें ब्रेसेस लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बारी बारी तीनों को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास इनिशियलाइजेशन है। इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है बेसिकली स्टार्टिंग वैल्यू। इट स्पेसिफाई द स्टार्टिंग वैल्यू फॉर काउंटर। हम अपने काउंटर को कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सीरीज़ है जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 अप टू 10 तक वैल्यूज़ मौजूद है
तो इसको इनिशियलाइज़ करने के लिए हमारे पास जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो बेसिकली यहाँ पर 1 है। अब क्योंकि हमारे पास होल नंबर्स हैं और होल नंबर्स को हम इंटीजर्स के साथ डिफाइन करते हैं और इसके साथ हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वेरिएबल का नेम n रखा है और इसको हमने इनिशियलाइज़ 1 से कर लिया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो सीरीज़ है वो बेसिकली यहाँ पर 1 से स्टार्ट हो रही है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हमारे पास 2, 4, 6, 8 यानी ऑड नंबर्स हैं 100 तक। तो इसके लिए हमारे पास स्टार्टिंग जो नंबर है वो बेसिकली 2 से है, तो इससे भी हम इसे n को हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर 90, 80, 70 और 10 तक हम जा रहे हैं, यानी हमारे पास जो स्टार्टिंग वैल्यू है बेसिकली 90 है और 90 के बाद हम वैल्यू डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर अगर इनिशियलाइजेशन की बात करेंगे तो हमारे पास n को हमने 90 से ही स्टार्ट करना है। तो बेसिकली ये हमारे पास इनिशियलाइजेशन है। तो किसी भी सीरीज़ को देखकर उसकी जो पहली जो वैल्यू है वहाँ से हम अपने हमेशा लूप को स्टार्ट करते हैं। तो वैल्यू हमारे पास इस तरीके से इनिशियलाइज कर ली जाती है। डी स्टूडेंट्स, फॉर लूप में हमारे पास जो दूसरा हिस्सा है वो बेसिकली कंडीशन कहलाता है। और इस कंडीशन को हम बेसिकली रिलेशनल एक्सप्रेशन की सूरत में लिखते हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशन में हमारे पास एक्सप्रेशन बेसिकली हमारे पास 6 ऑपरेटर्स हैं जिनमें हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, नॉट इक्वल और इक्वालिटी ऑपरेटर्स। इन 6 ऑपरेटर्स की मदद से हम किसी भी कंडीशन को लिख सकते हैं। और हम अपने जितनी भी स्टेटमेंट्स बनाएंगे बेसिकली हम उनको ऐसा रिलेशनल एक्सप्रेशन ही उसमें शो करते हैं। और हमारी जो स्टेटमेंट होगी वो इसी कंडीशन के दुरुस्त होने की सूरत में ही फॉर की बॉडी एग्जीक्यूट हुआ करेगी। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर फॉर की बॉडी एग्जीक्यूट भी नहीं होगी। हम उसी का एग्जांपल अपने देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास वही सीरीज़ है जिसमें हमारे पास 1 से लेकर 10 तक हम काउंटिंग लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमारा जब कंडीशन 10 से आ जाए तो हम इसको स्टॉप करना चाहते हैं, यानी हमारी जो सीरीज़ है 10 से 11 के ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो इसके लिए अगर हम कंडीशन देखें, हमें वही इंटीजर n यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो n की वैल्यू को लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, यानी जब अगर वो इक्वल 10 हो जाएगी तो हमारे पास वैल्यू 10 के बराबर आ जाएगी। और अगर यहाँ पर वैल्यू बढ़ते हुए 11 हो जाएगी तो कंडीशन यहाँ पर हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। तो अगर हम इसको 1 से स्टार्ट करेंगे 1 से लेकर 10 तक तो ये कंडीशन हमारे पास दुरुस्त रहेगी। और 11 के लिए जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे। इसी तरह अगर हम ऑड नंबर्स की बात करें, यहाँ पर 2, 4, 6, 8 और 10, तो यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है वो बेसिकली 2 का इजाफा किया जा रहा है और जो हम इसको 100 तक रखना चाहते हैं, यानी हमारे पास जो वैल्यू है वो 100 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम कंडीशन लिखेंगे n इज़ लेस देन इक्वल टू 100। यानी जैसे ही हमारे पास वैल्यू 100 तक पहुँचेगी, इक्वल टू 100 होगी, कंडीशन दुरुस्त रहेगी। और जैसे ही हमारे पास 2 एक इंक्रीमेंट के साथ वैल्यू 102 होगी, कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी और हम लूप से बाहर आ जाएंगे। 90, 80, 70 और 10 यहाँ पर हम रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू 10 है, हमारे पास जो वैल्यू है वो 10 से ग्रेटर रहनी चाहिए, यानी 10 से लेस नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए हम जो इंटीजर n जो है उसको हम कहेंगे n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 10, यानी n की वैल्यू 10 से ग्रेटर होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 9 हो जाएगी तो यहाँ पर कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी, लेकिन 11 से लेकर 90 तक हमारे पास कंडीशन सारी की सारी दुरुस्त रहेंगी। तो इस तरीके से हम अपने जो सीरीज़ है उसके हिसाब से हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो बेसिकली हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट्स होते हैं। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कंडीशन चेक होने के बाद, इवैल्यूएट होने के बाद उसके काउंटर के वेरिएबल में किसी भी चेंज को शो कर रहे होते हैं। अगर हमारी सीरीज़ इंक्रीज़ कर रही होगी तो उसे हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहेंगे, और अगर हमारी सीरीज़ डिक्रीज़ कर रही होगी तो उसे हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। हर कंडीशन चेक होने के बाद जब लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होती है तो हर लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद एक आइट्रेशन का इजाफा किया जाता है। तो उसके बाद दोबारा से कंडीशन देखी जाती है, बॉडी एग्जीक्यूट होती है और फिर उसके बाद जो भी आइट्रेशन है उसमें एक का इजाफा किया जाता है। तो इस तरीके से हमारी जो काउंटर है वो इंक्रीज़ होता रहता है और हमारी बॉडी जो है वो चलती रहती है। वैल्यू इंक्रीज़ होते होते यहाँ तक कि कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है
और फिर हम वहाँ से अपनी सीरीज से बाहर लूप से बाहर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस सीरीज़ को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास अगर इंक्रीज देखें तो 1 के बाद वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4, यानी हमारे पास जो इजाफा है वो बेसिकली एक एक का ही इजाफा किया जा रहा है। तो इसमें हम n++ लिख लेंगे। n++ ये बेसिकली एक इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर एक का इजाफा करता है। इट ऑलवेज इंक्रीज अ वैल्यू बाय 1। तो 1 के बाद इसकी वैल्यू कंडीशन चेक होने की सूरत में अगर बॉडी एग्जीक्यूट होगी और उसमें एक का इजाफा होने के बाद इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर दोबारा कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन दुरुस्त होने की सूरत में बॉडी एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद एक का इजाफा करके वैल्यू 3 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी जो वैल्यूज़ हैं ये इंक्रीज़ करती जाएंगी। और अगर हम एक और सीरीज़ की बात करें इसमें हमारे पास ऑड नंबर है 100 तक, तो यहाँ पर हम 2 का इजाफा करवाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम n=n+2 यहाँ पर हम लिखेंगे, यानी इनिशियल वैल्यू तो हमारे पास 2 होगी और जब 2 में 2 ऐड किया जाएगा तो 4 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट टाइम हमारे पास वैल्यू 4 होगी और 4 में जब 2 ऐड किया जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हम 2 का इजाफा करते जाएंगे यहाँ तक कि हमारे पास वैल्यू 100 तक पहुँच जाएगी। और 100 के बाद 102 जो जैसी ही हमारे पास वैल्यू होगी तो उसके बाद हमारे पास वैल्यू जो है हम उसको लिख लेंगे। इसी तरह से अगर हम रिवर्स ऑर्डर की बात करें, हमारे पास यहाँ पर 90, 80 और 70, अगर इस सीरीज़ के अंदर देखा जाए तो 90 के बाद हम 10 का डिक्रीमेंट कर रहे हैं और उसके बाद वैल्यू हमारे पास 10 तक पहुँच जाती है। तो इस सूरत में हम n के अंदर -10 करेंगे, यानी n की वैल्यू स्टार्टिंग 90 होगी। 90 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा। देन हम 80 करेंगे और 80 में से जब 10 माइनस किया जाएगा तो हम 70 में चलते जाएंगे, यहाँ तक की वैल्यू हमारे पास 10 तक पहुँच जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन n=1, उसके बाद कंडीशन n=10 और उसके बाद इंक्रीमेंट n++ की मदद से हम अपने किसी भी लूप को स्पेसिफाई कर सकते हैं और उसकी मदद से हम अपने लूप को कंट्रोल भी कर सकते हैं और आइट्रेशन हमारी इसके हिसाब से एग्जीक्यूट हो। अब हम वर्किंग की बात कर लेते हैं। बेसिकली जो हमारे पास वर्किंग है तो सबसे पहले जो इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन होता है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, यानी सबसे पहले फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन होती है और ये इनिशियलाइजेशन सिर्फ जस्ट वंस ही होती है। अगर n को हमने 1 से इनिशियलाइज़ किया तो वो जस्ट एक दफ़ा इनिशियलाइज़ होगा, उसके बाद फॉर लूप में उसका कोई भी काम नहीं होता। और अगर हमने लूप को 90 से इनिशियलाइज़ कराया तो फर्स्ट टाइम में वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद इसका काम ख़त्म हो जाता है। इनिशियलाइजेशन जस्ट पहली दफ़ा जब जैसे ही फॉर लूप स्टार्ट होगा तो इनिशियलाइजेशन जो एक्सप्रेशन है वो फर्स्ट टाइम उसकी एक्सप्रेशन चल जाती है। जैसे ही हमारे पास इनिशियलाइजेशन होती है और उसके फ़ौरन बाद हम लूप की कंडीशन को जो टेस्टिंग होती है उसे देखा जाता है। इनिशियलाइजेशन की जो भी वैल्यू होगी उसी के हिसाब से कंडीशन चेक की जाती है। अगर वो इनिशियलाइजेशन की वैल्यू के हिसाब से हमारी कंडीशन दुरुस्त हो जाती है तो उसमें उस सूरत में फॉर की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं वो सारी की सारी एग्जीक्यूट हो जाती हैं। इफ़ इट इज़ ट्रू द स्टेटमेंट इन द बॉडी ऑफ द लूप आर एग्जीक्यूटेड। और हमारे पास एग्जीक्यूशन के बाद जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का पार्ट है वो उसको इवेल्युएट किया जाता है। यानी जैसे ही हमारे पास कंडीशन दुरुस्त हो जाएगी, कंडीशन दुरुस्त होने के बाद बॉडी एग्जीक्यूट होगी और फिर हम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को करेंगे। जो हमारे पास इनिशियलाइजेशन है वो बेसिकली सिर्फ एक दफ़ा ही एग्जीक्यूट होती है और नेक्स्ट टाइम जब हम दोबारा आइट्रेशन के पास वापस जाता है तो बेसिकली लूप की कंडीशन टेस्ट की जा रही होती है और कंडीशन दुरुस्त होने की सूरत में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट किया जाता है। और यहाँ तक कि हमारे पास जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है इनकी वैल्यूज़ इवेल्युएट होती जाती हैं और हमारे पास कंडीशन चेक होती जाती है, यहाँ तक कि वैल्यू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होते हुए यहाँ तक पहुँच जाती है कि वो जो कंडीशन है वो हमारे पास फॉल्स हो जाए। और जैसे ही हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी और वो लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा जो कंट्रोल है वो लूप से बाहर दूसरी स्टेटमेंट की तरफ चला जाएगा और लूप हमारा वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो आमतौर पे हम जो वेरिएबल्स हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन की मदद से ही हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो जो काउंटर वेरिएबल है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक एग्जांपल लिखी गई है
उस एग्जांपल में हम देख लेते हैं। हमारे पास बेसिकली यहाँ पर हेडर फाइल है हैश इंक्लूड stdio.h। इसके बाद मेन हमारे पास फंक्शन है void main। हम यहाँ पर इंटीजर काउंट हमने एक नाम रखा हुआ है, हम काउंटिंग करना चाह रहे हैं इसलिए हमने इसका नाम काउंट रखा हुआ है। और अगर हम फॉर लूप स्टार्ट करें तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन हमने इसको 1 से स्टार्ट किया है, यानी काउंट को हमने 1 से स्टार्ट किया है। और इसके बाद हमारे पास अगर कंडीशन देखी जाए तो काउंट इज लेस देन इक्वल टू 10, यानी हम इसको 1 से लेकर 10 तक चलाना चाहते हैं। और तीसरा सेमीकोलन के बाद अगर हम वैल्यू देखें तो काउंट प्लस प्लस, यानी इसके अंदर एक के बाद जो हमारे पास काउंटिंग होगी वो 2 हो जाएगी। तो सबसे पहले हम अगर देखें तो सबसे पहले काउंट इज इक्वल टू 1, सबसे पहला जो इनिशियलाइजेशन है ये एग्जीक्यूट होगा। इसके फ़ौरन बाद जो काउंट की वैल्यू है वो कंडीशन की तरफ पास हो जाएगी। काउंट में हमारे पास 1 आ जाएगा, 1 इज लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन दुरुस्त होने की सूरत में कंट्रोल नीचे बॉडी की तरफ मूव कर जाएगा। यहाँ पर हम बेसिकली काउंट की वैल्यू को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ पर 1 लिखा हुआ नज़र आएगा। और उसके बाद जो कंट्रोल है वो बेसिकली हमारे पास इस इंक्रीमेंट वाले ऑप्शन पोर्शन पे चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर ये बेसिकली इसकी वैल्यू में 1 का इजाफा करेगा और हमारे पास वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 होने के बाद ये वापस जो है कंडीशन पे पास की जाएगा। अब इसको 2 के लिए चेक किया जाएगा। कंडीशन दोबारा दुरुस्त होने की सूरत में वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा और फिर दोबारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ इसको भेज दिया जाएगा। देन वैल्यू 3 होगी, कंडीशन अगेन दुरुस्त हो जाएगी, प्रिंटिंग होगी और ये 100 ऑन 4 5 6 7 8 9 10 तक हमारे पास काउंटिंग प्रिंट होती जाएगी। स्लैश एल से हमारे पास हर जो लाइन है वो बेसिकली न्यू लाइन के ऊपर प्रिंट होगा। और 1 से लेकर 10 तक हमारे पास काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद कंडीशन जो है जैसे ही हमारे पास यहाँ पर वैल्यू 11 होगी, कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में ये जो प्रिंट एफ फॉर लूप के बाद प्रिंट एफ की स्टेटमेंट है अब ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि इसके नीचे अगर प्रोग्राम ख़त्म हो गया या जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कोई स्टेटमेंट मौजूद नहीं है तो फिर इस प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया जाएगा और हमारा 1 से लेकर 10 तक जो काउंटिंग है वो हमें नज़र आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, फॉर लूप के अंदर एक जो ख़ास बात है वो हम देखते हैं कि बेसिकली फॉर लूप को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें सेमीकोलन के ज़रिए से हम इसको सेपरेट करते हैं। पहला जो हिस्सा है वो बेसिकली हमारे पास इनिशियलाइजेशन का है। सेकंड जो पार्ट है सेमीकोलन के बाद वो कंडीशन है और थर्ड जो पार्ट है वो सेमीकोलन के बाद हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है। तो फॉर लूप में सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है कि बेसिकली कंपाइलर को इन तीनों के अंदर डिफरेंस को शो करवा रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसमें इनिशियलाइजेशन के पोर्शन को और इसी तरह इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के ऑप्शन के पोर्शन को अगर हम ओमिट कर दें तो भी हम फॉर लूप को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। लेकिन ऐसी सूरत में हमारे पास जो इनिशियलाइजेशन है वो बेसिकली हमें फॉर लूप से पहले करनी होगी और जो हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है वो हमें बॉडी में करने होंगे। लेकिन इसके साथ सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। तो इस जो हमारे पास कंडीशन है ये बेसिकली मैंडेटरी है, इसको आप ओमिट नहीं कर सकते। तो इनिशियलाइजेशन स्टार्ट में करके और आप कंडीशन यहाँ पर लिखने के बाद बॉडी में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर लें तो भी आपका फॉर लूप बिल्कुल सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकता है। और अगर आप इसके साथ ही से मेंशन करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं। अब हम फ़्लो चार्ट की बात करते हैं। बेसिकली अगर हम फ़्लो चार्ट की बात करें तो बेसिकली इसकी सारी बातें इसी तरह से ही है। सबसे पहले जब प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो इन वैल्यू को इनिशियलाइज जो भी इसकी इनिशियल वैल्यू है इनिशियलाइजेशन वैल्यू है उसको इनिशियलाइज कर लिया जाता है। इनिशियलाइज होने के फ़ौरन बाद कंडीशन देखी जाती है। जो भी इनिशियलाइजेशन में वैल्यू असाइन की जाएगी उसके हिसाब से कंडीशन देखी जाएगी। अगर वो कंडीशन दुरुस्त है तो फिर जो भी उसकी बॉडी है उस में बॉडी के लूप जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो बॉडी के अंदर हमारे पास जो कुछ भी होगा उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा और उसके बाद फिर हम काउंटर को अपडेट करेंगे। काउंटर अपडेट होने की काउंटर अपडेट जैसे ही हमारे पास काउंटर अपडेट होगा उसके बाद दोबारा से कंडीशन को चेक किया जाएगा। कंडीशन अगर दोबारा से काउंटर अपडेट होने के बाद अगर कंडीशन दोबारा दुरुस्त है तो फिर हम दोबारा से उस लूप के अंदर ही रहेंगे, उसे एग्जीक्यूट करेंगे और फिर हम काउंटर की वैल्यू को दोबारा बढ़ा देंगे। अगर इस सूरत में कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी तो फिर हम यहाँ से लूप से बाहर आ जाएंगे और हम प्रोग्राम को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्टॉप भी करवा सकते हैं। या अगर कोई और स्टेटमेंट अगर हम प्रिंट करवाना चाहते हैं तो वो भी हम इसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो हम किसी दूसरी स्टेटमेंट को भी यहाँ पर हम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं।
ये स्टूडेंट यहाँ पर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमारे पास ऑड नंबर्स हमारे पास प्रिंट हो रहे हैं। हम यहाँ पर दोनों हेडर फाइल्स con.io.h और stdio.h की दोनों हेडर फाइल्स हमने शामिल की है। यहाँ पर हमारे पास मेन फंक्शन है, एक की टीचर हमने n डिफाइन किया है। अब हम बेसिकली ऑड नंबर प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हमें इसके लिए 2 से इसको स्टार्ट करना होगा। तो n इज़ इक्वल टू 2, हम इसे 2 से स्टार्ट करते हैं और वैल्यू हम 100 तक लेके जाना चाहते हैं तो n इज़ लेस देन इक्वल टू 100। हम इसको लूप को 100 तक लेकर जाएंगे और इसके बाद हम दो का इजाफा करना चाहते हैं तो n इज इक्वल टू n+2, यानी 2 के बाद 2 का इजाफा होगा। और हम नीचे सिंपल प्रिंट एफ के ज़रिए से हम n की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं और कंडीशन फॉल्स होने की सूरत में प्रोग्राम से गेट चेंज करके हम बाहर निकल आएंगे। तो सबसे पहले हम n इज इक्वल टू 2 इसे इनिशलाइज किया जाएगा। इनिशलाइज होने के फ़ौरन बाद कंडीशन चेक की जाएगी, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 100। तो इक्वल तो नहीं है लेकिन लेस देन ज़रूर है, कंडीशन दुरुस्त हो जाएगी। ऐसी सूरत में हम नीचे प्रिंट एफ में n की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे जो कि हमें 2 नज़र आएगी। 2 के बाद /n मतलब न्यू लाइन में चले जाएंगे और इसके बाद जो कंट्रोल है वो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पर 2 में हम मज़ीद 2 ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 4 हो जाएगी और अब दोबारा से कंडीशन को चेक किया जाएगा। 400 से लेस है, कंडीशन दुरुस्त होने की सूरत में दोबारा से इसको 4 को प्रिंट किया जाएगा और न्यू लाइन पे जाने के बाद कंट्रोल दोबारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर की तरफ ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। फिर वैल्यू आपके पास 6 होगी, 8 और अप टू सॉन यहाँ तक ये वैल्यू हमारे पास 100 तक पहुँच जाएगी। 100 तक वैल्यूज प्रिंट होगी। 100 के बाद यहाँ पर जैसे ही हमारे पास 2 ऐड होने के बाद 102 वैल्यू मौजूद होगी तो 102 इज लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फॉल्स होने की सूरत में हम अपने फॉर के बाद के प्रिंट को छोड़ने के बाद सीधा गेट सी की तरफ आ जाएंगे। गेट सी प्रोग्राम यहाँ से हमारे पास एग्जिट हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में हमारा जो ऑड नंबर है वो बेसिकली हम यहाँ पर प्रिंट करके देख सकें। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज की लेक्चर की समझ आई होगी। आज हमने लूप की बात की, लूप में हमने फॉर लूप की बात की, हमने 10 नंबर्स को प्रिंट भी किया। आज इसके बाद आपने 10 नंबर्स और उनकी एवरेज फाइंड करने की कोशिश करनी है। इसके अलावा बुक के अंदर मज़ीद भी प्रोग्राम्स भी दिए गए हैं, आपने उन प्रोग्राम्स की भी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।